नमस्कार, 29 न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विश्व का पहला पर्यावरण प्रेमी राष्ट्रवादी न्यूज नेटवर्क 29 न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। विधानसभा चुनाव 2023-24 के चुनावी महाकवरेज के सत्ता का संग्राम खास एपिसोड में 29 न्यूज के चेयरमैन संपादक सत्यनारायण जोशी क्रांतिकारी के साथ फलौदी विधायक पवार राम विश्रोई। अभी जो खास हमारा सत्ता का महासंग्राम एक एपिसोड चल रहा है, तो अभी विधायक जी के बारे में अगर मैं बात करूं तो 20 करोड़ रुपए इन्होंने अनुमोदन किया और उसमें से 18 करोड़ रुपए का जो पर विधायक को बजट मिलता है पूरा का पूरा लगाया है। तो आइए हम पवार राम जी के साथ बातचीत करते हैं। पवार राम जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद जोशी जी। सर, आपने जैसे ये राजनीति की जो शुरुआत करी है, सर्वप्रथम हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि ये आपकी जो राजनीति विरासत में मिली है या फिर आपने खुद ने शुरुआत की है या आपकी संघ पृष्ठभूमि से हुई है, आप दर्शकों को बताइए। मूल रूप से मैं समाज सेवी हूँ जी। मेरा परिवार भी समाज सेवा के अंदर लगा रहा है और वहीं से ये संस्कार मुझे मिले हैं। मैंने कभी भी कोई वार्ड पंच बनने की कभी सोची नहीं थी। पता नहीं पार्टी को अथवा परिवार को मुझमें क्या अवलोकन किया उन्होंने, मुझे चुनाव लड़ने के लिए भेजा। पहला चुनाव में उस संग्राम में हार गया, नया व्यक्ति था और 2 कार्यकाल में मैं इस पद पर हूं, इस दायित्व पर हूं। जी, आपको हमेशा विधायक कहने पे चिढ़ होती है और मास्टर भी पसंद है। अक्सर मुझे जब फोन पर लोग बतलाते हैं तो कहते मैं बोलता हूँ पवार राम बोलता हूँ, तो वो समझ में नहीं आता। 2-3 बार जब पूछ लेते हैं तब मैं बोलता हूँ एमएलए पवार राम बोलता हूँ, अन्यथा मैं अक्सर अवॉइड करता हूँ कि मैं अपने शब्द को इस शब्द से अपने आप को ना नवाजूं, क्योंकि मैं अपने आप को एक जनसेवी मानता हूँ। इससे ज्यादा मैं अपने आप को कुछ नहीं मानता। मैं पद मेरे लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं। आपकी जो साधारणता जिंदगी, क्योंकि जो अक्सर एमएलए का भतीज होता है वो भी गाड़ी पे लिखवा लेता है, उनके रिश्तेदार लिखवा लेता है, लेकिन आपकी गाड़ी पे आप एकदम साधारण तरीके से। गाड़ी के ऊपर लिखने से तो ज्यादा विधायक नहीं बन जाता ना। कभी कभार मेरे में ऐसी परिस्थिति होती है कि टोल नाके पे या अन्य जगह पर मेरे को अपना कार्ड बताना पड़ता है, और उस परिस्थिति के अंदर भी 10 साल तक मैंने इस चीज को चलाया कि मैं अपने उस पद नाम को ना लिखूं, और एक साधारण से व्यक्ति की तरह अगर कोई पूछता है, पुलिस वाला भी रोकता है, तो साधारण से व्यक्ति की तरह उनको जवाब देता हूं। अगर वो समझ जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो मेरा कार्ड बता देता हूं। इतना सा कुछ है। विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन भी पूछते हैं, आप लाइए अपना कार्ड, लाइए ये करिए। आपने जनमन की मांग नहीं की है, आप सुरक्षा की? मुझे नहीं लगता जनता के बीच में जाकर किसी को सुरक्षा की आवश्यकता रहती है। यदि आप जनता से जुड़े हुए हैं, जनता खुद ही सुरक्षा आपकी करती है। आपको आवश्यकता नहीं है किसी को सुरक्षा गार्ड की करना नहीं। पवार राम जी, अभी एक कैंपेन चला है, मैं बात राजनीति पे आता हूं कि एक पवार राम जी सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप एक धार्मिक जगह पे बोल रहे हैं कि इस बार मुझे मौका दे दो, अगली बार मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और उसके बाद में वापस कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाया है कि अब की बार पवार राम चुनाव नहीं लड़ेंगे, अब की बार जनता चुनाव लड़ेगी, पवार राम जी खाली प्रत्याशी रहेंगे। आपके अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है? मुझे नहीं पता मेरे के अंदर क्या क्वालिटी है, परंतु जन कार्य के लिए अपने आप में संपूर्ण समर्पण है। दिन रात लगा रहता हूँ, हर व्यक्ति के फोन को सुन करके उसके समस्या का निवारण करके वापस जवाब देता हूँ। और यही शायद कोई बात है जो हर व्यक्ति कहता है पवार राम जी हमारी बात सुनते हैं और उस बात को सुन करके उसका निराकरण करने का प्रयास करते हैं। संभवतः सारी काम मैं कर ना पाऊं, परंतु अधिकतर कार्य मेरे फोन से हो जाते हैं और ये लोगों को अच्छा लगता है। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है कि वो क्या समझते हैं मेरे प्रति। तो अभी आप फिर चुनाव में ताल ठोक रहे हो, युवाओं को कहना है कि हमें मौका मिलना चाहिए।
मैं कोई ताल नहीं ठोक रहा हूं। यदि पार्टी मुझे इस योग्य समझती है कि बदाराम चुनाव लड़े, मैंने कभी किसी के पास में जाकर के नहीं कहा कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, मुझे टिकट दिया जाए। विभिन्न प्रकार के सर्वे चलते हैं, विभिन्न प्रकार की टेलीफोन के ऊपर भी सर्वे चलते हैं, अन्य सर्वे भी चलते हैं, बूथ लेवल पर भी सर्वे चलते हैं। अगर उनमें कहीं पर आता और पार्टी ये समझती है कि सीट निकालने के लिए बदाराम उपयुक्त व्यक्ति है, तो पार्टी का प्रतिबद्ध सदस्य होने के नाते मैं किस प्रकार से मना कर सकता हूं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। पिछले कार्यकाल में आपकी सबसे बड़ी कमी रही है पानी और विद्युत समस्या, तो ये कहीं न कहीं सरकार की आपके प्रति एक द्वेष भावना माने या फिर आपकी लापरवाही है? जल जीवन मिशन के अंदर इस राजस्थान को 40,000 करोड़ रुपया माननीय जल शक्ति मंत्री शेखावत साहब ने और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिए। और उसमें से अगर 4-5 करोड़ रुपए ही ये सरकार, क्योंकि ये कार्यकारी एजेंसी राज्य सरकार होती है, उनको करना होता है। और जल जीवन मिशन में कितना बड़ा घोटाला हुआ है, इस प्रकार से पुल बना करके ठेकेदारों ने लूट मचाई है, इसका पता तब चलता है जब ईडी की रेड होती है और जब 10-10 किलो सोना मिलता है छुपाया हुआ अधिकारियों के पास में, करोड़ों रुपए उनके पास में नकद मिलते हैं। यहाँ तक कि सेक्रेटरी सचिवालय में, शासन सचिवालय में सोना और रुपए मिलते हैं भ्रष्टाचार के। ऐसी परिस्थिति में लगातार उन्होंने, जब तक कि लेन देन की बात नहीं होती, सरकार ने क्या किया है कि बार बार उसको टेंडर को कैंसिल करके कोई बहाना बना करके, और वो ये भी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो मिशन है कि 2024 तक हर घर में नल के द्वारा हम पानी पहुंचाएंगे, वो मिशन किसी हालत में पूरा ना हो, उसके लिए जनता भुगते, उन्हें कोई परवाह नहीं है, परंतु वो मिशन पूरा नहीं हो गया। इसी सोच के साथ में सरकार है बार बार इस टेंडर को 3 बार कैंसिल किया। हम बार बार आग्रह करते हैं कि टेंडर आप सही ढंग से लगा दीजिए और ये टेंडर हो जाएगा तो हमारे जनता को लाभ मिलेगा, लोगों को। यहाँ तक कि जेजेवाई के नलकूप थे, अभी उन्होंने पीएचडी ली है, परंतु 3 साल तक लगभग 100 ट्यूबवेल बंद रहे। आप समझो 100 जलदाय योजना ट्यूबवेल वाली अगर बंद होती है, सरकार उसमें बजट नहीं देती है, तो निश्चित तौर से जनता को कितना भुगतना पड़ा होगा, इसका अंदाजा आप शायद ही लगा सकते हैं। ये आप समझ रहे हो कि वास्तव में कमी रही है, ये कमी रही है, सरकार की कमी रही है। हम तो इस बात को अभी आपके क्षेत्र के अंदर फसलें जल गई है लोगों की, तो आपने ये मांग की है कि अभी अकाल घोषित करना चाहिए। अभी बिजली की कमी के कारण ये परिस्थिति हुई, फसलें चौपट हो गई और लोग ट्राई करने में तो लगे और उनके पंप सेट जल गए, उनके इंस्ट्रूमेंट्स जल गए, लाखों का उनको नुकसान हुआ। और 150 से 200 के बीच में 125 से 150 के बीच में जब वोल्टेज रहता है, निश्चित तौर से ये नुकसान उनको झेलना पड़ता है। सरकार ने बोला कि हम अकाल अब उसमें बिजली में राहत देते हैं, परंतु इतना बड़ा नुकसान झेल कर किसान अपनी फसलों को जलता हुआ देखता है, तो उससे बड़ा दर्द और किसान के लिए क्या हो सकता है। और उस दर्द को साझा मैंने भी किया है, जीएसएस के ऊपर जाकर के प्रदर्शन भी किया है, अधिकारियों से बातें भी की है, उनको ठीक करवाने का प्रयास किया है, परंतु सरकार समय के ऊपर बिजली खरीद नहीं करती और इसका प्रतिफल होता है जब आप ऑफ सीजन के अंदर बिजली खरीद लेते हो तो 4 रुपए में मिल जाती है, और जब बहुत ही ज्यादा ऐसा समय आपके विधानसभा क्षेत्र में ही सोलर हब है, लेकिन यहाँ बिजली महंगी मिल रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। एशिया का सबसे बड़ा सोलर हब हमारे भड़ला के अंदर है, जिसमें 65,000 बीघा जमीन के अंदर ये छाया हुआ है। इसके बावजूद इस बिजली को बाहर भेजा जा रहा है और सरकार समय पर खरीद नहीं सकती, क्योंकि कंपनी तो पैसे से देती है और समय पर अगर ले लेती तो ये देखने नहीं पड़ते। पिछले भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर 20-20 घंटे
घरेलू बिजली रहती थी और 6 से 7 घंटा आपकी कृषि बिजली रहती। अगर हो सकता है ये सरकार वापस आपकी बीजेपी का है, तो क्या ये जो सोलर की जो बिजली है ये किसानों तक पहुंचेगी? निश्चित तौर से हमने तो पहले ही खरीद शुरू कर दी थी। इन्हीं कंपनियों से हम पहले समय पर बिजली खरीद लेते थे, 3, 4, 4.5 में हमको मिल जाती थी। अब 16 रुपये में आपको इस पीक टाइम में लेना पड़ता है। 16 रुपये एक तो सरकार के राजस्व का इतनी हानि, और ये लेने में सक्षम नहीं है। इन्होंने रेवड़ियां बांटी है, कभी मोबाइल बांट दिया, कभी इन्होंने वो पैकेज बांट दिए, और इसमें भी दुनिया भर के दूसरे ये मोबाइल है आपके 3.5-4 हजार से ऊपर का नहीं है। कांग्रेस सरकार ने इतनी योजनाएं निकाली है, तो आगामी आपका एजेंडा क्या रहेगा? क्योंकि इनकी जो योजनाएं देख करके हर कोई लभान्वित हो रहा है। आप जब भी क्षेत्र में जाते हैं उस पर उन योजनाओं का कितना प्रभाव है। अब ये बिजली में राहत की बात कर रहे हैं, तो कितनी राहत कित वितरण किया है सर? खाने पीने वितरण किया है। जब ये जांच की गई तो ये 270 रुपए का पाया गया और इन्होंने 370 में लिए हैं। आप समझ, बहुत बड़ा घोटाला इसके अंदर हुआ है। अगर इसकी जांच होगी ना तो हजारों करोड़ का घोटाला इसमें होगा। एक पर्सन है जो उसमें आपकी अच्छाइयां समझूं या फिर आपकी कमी समझूं, लोगों का एक आरोप है कि पिछले चुनाव में आपने जनता के बल पे चुनाव लड़ा था, आपने जो भी खर्चा था लगभग जनता का था। अब की बार क्या आपने ऐसा कुछ फंड इकट्ठा कर रखा है या फिर जनता को ये जो दारू वगैरह पिलाएंगे और गाड़ियां लगाएंगे, क्या रहेगा आपका? अब आराम इस मास्टर की पोशाक के अंदर ही इस राजनीतिक क्षेत्र में आया है, और वो पोशाक ही मेरी अपना धन है। मेरे पास में और कुछ नहीं है। आज भी मैं कह रहा हूं, मैं चुनाव लड़ने की स्थिति में पैसों की दृष्टि से नहीं हूं, फिर भी जनता ये सब कुछ कर रही है। जनता ही मेरा सब लड़ रही है। मैं कभी भी मैं पैसे इकट्ठे करके चुनाव लड़ा ही नहीं। जनता ने चुनाव लड़ा, जनता चुनाव लड़ रही है। मेरी तरफ से मैं चुनाव लड़ा ही नहीं। मैंने तो उनके ऊपर डाल दिया कि आपको क्या करना, किस तरह से मैनेज करना, आपको देखना। अभी आपको क्या लग रहा है फलोदी विधानसभा की जो स्थिति क्या रहेगी और किस आधार पर टिकट दिया जाएगा? अभी आपको क्या लग रहा है? पार्टी का अलग अलग क्राइटेरिया है, वो 8-10 जगह से देखती है, सर्वे भी देखती है। 6 बार पार्टी का सर्वे हो चुका हमारे। उसके बाद में आईबी की रिपोर्ट देखती है, सीआईडी की रिपोर्ट देखती है, हमारे संघ परिवार की रिपोर्ट भी आती है उनके पास में, संगठन की रिपोर्ट भी आती है उनके पास में, और उसके बाद में हमारे प्रभारी लगाए हुए हैं संगठन प्रभारी, उनकी भी रिपोर्ट जाती है। उसके बाद में संगठन की रिपोर्ट जाती है। उसके बाद में हमारे विस्तारक लगाए, उनकी भी रिपोर्ट जाती है। एक जगह से भी 10 जगहों से फीडबैक मिलता है। उसके बाद में पार्टी निर्णय करती है। वो पार्टी क्या निर्णय करती है ये पार्टी के ऊपर निर्भर है। हम तो पार्टी के प्रतिबद्ध सिपाही है, जैसा आदेश करेंगे उसके अनुसार करेंगे। आपके सामने कोई जो अपने फलोदी का जो कांग्रेस का कैंडिडेट अगर कोई बिश्नोई को उतार दिया जाए तो? जैसा पार्टी चाहेगी कि बिश्नोई के सामने तो बिश्नोई ही उतरेगा, तो बाबाराम प्रतिबद्धता के साथ में उनसे दुआ लेने के लिए तैयार है। धन्यवाद। हमने विधायक जी के साथ बातचीत की और आपने अपना उद्बोधन दिया। आगे मिलते हैं अगले सचिव के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए 29 न्यूज।